नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। आने वाली 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। इस बैठक के बाद जो कुछ बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं, इसका सीधा असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता है। पहले तो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, खासकर उन राज्यों में जिन राज्यों में 2023 में चुनाव है। छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे 9 राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सांसद विजय बघेल के नाम की खासी चर्चा है, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। मौजूदा समय में जहां छत्तीसगढ़ से एक आदिवासी चेहरे के रूप में रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इन्हें आदिवासी मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि इससे पहले मोदी सरकार पार्ट 1 में विष्णुदेव साय को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया था। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ से 3 राज्य मंत्री बनाए गए थे, रमेश बैस, डॉक्टर रमन सिंह और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। जबकि इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में डॉक्टर चरणदास महंत को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। मौजूदा समय में रेणुका सिंह जिस सरगुजा इलाके से आती हैं, उस इलाके से उससे पहले सिर्फ एक बार जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में ललन साय को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बनाया गया था। अब जब मोदी सरकार पार्ट 2 में तीसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, उस विस्तार में किसी ओबीसी को महत्व देने की चर्चा इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो स्वयं एक बड़ा ओबीसी चेहरा है और छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी इसी ओबीसी वर्ग की आती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का चेहरा माने जाने वाले सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, नारायण चंदेल, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलवाकर यह साफ संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में काम कर रही है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ओबीसी से विजय बघेल ही क्यों? विजय बघेल दरअसल सर्वाधिक वोटों से चुनकर आए हैं। वो उस पाटन इलाके से आते हैं जहां से स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं। उन्हें 2008 में भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव हराया था और वो जिस दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं उसे वीवीआईपी जिला माना जाता है। राजधानी रायपुर से लगा हुआ दुर्ग का इलाका इसलिए वीवीआईपी है क्योंकि यहाँ से न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि कद्दावर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा एक और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे आते हैं और सतनामी समाज के धर्म गुरु रुद्र कुमार भी पीएचई मंत्री, ये भी उस अहिवारा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दुर्ग लोकसभा में आता है। यहाँ ऐसे कद्दावर दिग्गज कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्रियों के बीच करीब 4 लाख वोटों से जीतने वाले विजय बघेल की चर्चा होना स्वाभाविक है। मोदी मंत्रिमंडल में जब आदिवासी चेहरे के रूप में रेणुका सिंह हैं, इनके अलावा अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो गुहाराम अजगले की भी चर्चा हो रही है, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। इनके अलावा यदि सामान्य वर्ग की बात करें तो संतोष पांडे की चर्चा हो रही है जो राजनांदगांव से सांसद हैं। इनकी पहचान संगठन पुरुष के रूप में होती है। ये अपना अधिकांश समय संगठन की समृद्धि के लिए देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ये जाना पहचाना चेहरा है। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव से पहले हर हाल में भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर अपने आप को मजबूत साबित करना चाहेगी। एक गलती जो 2018 में हुई थी, तब सरोज पांडे को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले 23 मार्च 2018 को जब इनका निर्वाचन हुआ था, तब राज्यसभा की एक सीट अनुसूचित जाति वर्ग के भूषण जांगड़े की खाली हुई थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि ओबीसी वर्ग से यहाँ महत्व मिलेगा या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे व्यक्ति को महत्व मिलेगा जिससे जाति का समीकरण को साधा जा सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिस तरह से सरोज पांडे का निर्वाचन हुआ, वह भी राजनीति में कम हैरान करने वाला नहीं था। हालांकि सरोज पांडे मोदी लहर में भी 2014 में दुर्ग से लोकसभा चुनाव हार गई थी। यही एक सीट कांग्रेस ने 2014 में मोदी लहर में जीती थी। उस पुरानी वाली गलती से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ के जातिगत समीकरण को साधने में है। यही कारण है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो प्रस्तावित विस्तार है, इसमें छत्तीसगढ़ को पर्याप्त महत्व देने की बात हो रही है। 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर हाल में छत्तीसगढ़ में जीतना चाहेगी कि केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे मजबूत संगठनकर्ताओं को यहां जमीन पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री
अजय जामवाल अपने माइक्रो मैनेजमेंट को जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार हो रही है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में है जिनकी समाज में गहरी पैठ है। भले ही उनकी राजनीति में कोई रुचि ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति को लेकर राजनीति हो रही है, और खासकर ऐसे समय में जब आरक्षण को लेकर रार छिड़ी हुई है, आरक्षण जैसा संवेदनशील मुद्दा भी सीधे तौर पर जाति का समीकरण को प्रभावित करता है। मौजूदा समय में जिस तरह से आरक्षण का रोस्टर शून्य है, यहाँ आरोप लगाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से कि राज्यपाल ने विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम कर रही है। इन सब आरोपों के बावजूद सीधे तौर पर कहीं न कहीं आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का न केवल केंद्रीय नेतृत्व बल्कि स्थानीय रणनीतिकार जाति का समीकरण को साधने में लगे हैं। हर हाल में किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करने की रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बदलाव हुआ है न केवल संगठन के पदों में हुआ है, बल्कि जिस तरह की कार्यशैली काम कर रही है उससे तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक तगड़ा माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, जो भले से सत्ता में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं इससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस अभी छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति नजर आ रही है, लेकिन परिस्थितियां वैसे नहीं रहने वाली है। हो सकता है कि इसमें बदलाव हो जाए। वह बदलाव कितना होगा, कैसे होगा, वह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को साधने की नीति पर काम राज्य सरकार की ओर से भी किया जा रहा है, वह भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2019 में जब मोदी सरकार पार्ट 2 बनी थी, उसके बाद पिछले साल जून में एक मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ था। तब 12 मंत्री बदले गए थे। तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे काफी जाने माने और कद्दावर चेहरे को साइड लगा दिया गया था। वहां से केंद्रीय नेतृत्व ने एक संकेत साफ दिया कि जो कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा उसे किनारे लगा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब बात चल रही है तो ऐसे में सांसद विजय बघेल का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें अभी से बधाइयां मिल रही है, वो बधाइयों को आत्मसात करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री सभी सांसदों को मंत्री की तरह सम्मान देते हैं, इसलिए हम खुद को मंत्री से कम नहीं मानते। किसे मंत्री बनाया जाएगा यह तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सांसद विजय बघेल के इस डिप्लोमेटिक बयान के कहीं आगे हमारे पास जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति 16 और 17 जनवरी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद एकदम से स्पष्ट हो जाएगी। हाल में ही गुजरात चुनाव जीतने के बाद हिमाचल और दिल्ली के निगम चुनाव में जिस तरह की हार हुई है, ऐसे मिले जुले चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के अलावा नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में है जहां पे चुनाव है। खासकर छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ जैसे 3 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य के लिए केंद्र ने एक अलग रणनीति बनाई है। यह उस रणनीति की ही परिणति है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आंदोलन होगा। आने वाले दिनों में संसद का बजट सत्र भी है, आम जनता की निगाह इस बजट पर भी है। ऐसी ढेर सारी परिस्थितियां हैं जो न केवल राजनीति की दशा और दिशा को तय करेगी, बल्कि उस बजट के माध्यम से 2024 की लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ कर दी जाएगी। ऐसी ढेर सारी अंदर की जानकारियां राष्ट्रबोध के माध्यम से हम राजनीति की सूचिता के लिए लगातार आपको देते रहते हैं, नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। हम चाहेंगे कि अच्छे लोग राजनीति से जुड़े रहें। राजनीति के अलावा समाज से जुड़े देश हित के ऐसे तमाम विषय हम इस मंच के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। राष्ट्रबोध को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम चाहेंगे आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जाकर ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके मार्गदर्शन से कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।